चुनावी मैप तैयार, 24 में उछलेंगे कौन से मुद्दे। प्रधानमंत्री जी आते थे जब यूपीए की सरकार थी, कहते थे गैस सिलेंडर 400 रुपए का हो गया है। 400 रुपए का गैस सिलेंडर हो गया। भाइयों बहनों, आज कितने का है? मगर आज प्रधानमंत्री जी आकर नहीं कहते कि भैया 1100 का हो गया। अच्छा, एक और सवाल है भैया, ये जो 1100 और 400 रुपए का फर्क है, ये किसके जेब में जा रहा है? ये किसी ना किसी के जेब में तो जा रहा है ना। मतलब ये आसमान में तो नहीं गायब हो रहा। तो याद रखिए, ये नरेंद्र मोदी जी के जो खास मित्र हैं, 3-4 खास मित्र हैं, ये जो आपके गैस सिलेंडर का पैसा आपके जेब में से निकाला जा रहा है, उनके जेब में डाला जा रहा है। 23 की लड़ाई कितनी अहम, किसमें कितना दम। कांग्रेस जितनी चाल चलने, आगे ले जाने के संकल्प से मोदी पीछे नहीं हटेगा। मोदी का मुद्दा भ्रष्टाचार पर वार। लोग मेरे पीछे पड़ेंगे, मेरी कब्र खोदने की धमकी दे देंगे, मेरे खिलाफ साजिश रचेंगे। मुझे पता नहीं, जो डर जाए वो मोदी नहीं होता, जो डर जाए वो मोदी नहीं होता। विपक्ष मचाए महंगाई पर हाहाकार। जब मैं कहता हूं कि कांग्रेस करप्शन की, कमीशन खोरी की गारंटी है, तो कुछ लोग नाराज हो जाते हैं। वे मोदी को भला बुरा कहना शुरू कर देते हैं। इनकी नाराजगी इस बात का प्रमाण है कि हमारी सरकार सही दिशा में आगे बढ़ रही है। विपक्षी एकता में कितना है दम। उसने राज्य में एक के बाद एक भर्ती घोटाले करके यहां के युवाओं के साथ विश्वासघात किया है। बीजेपी दिखाए राम मंदिर के संग यूसीसी का दम। जिनके दामन पर दागदार है, वे आज एक साथ आने की कोशिश कर रहे हैं। कौन सा मुद्दा पड़ेगा किस पर भारी, कैसी है विपक्ष की तैयारी। सवाल पूछना मैं बंद नहीं करूंगा। मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ रहा हूं और मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ता रहूंगा। किसी चीज से नहीं डरता हूं, ये सच्चाई है। चाहे मुझे सदस्यता मिले ना मिले, मैं अपना काम करूंगा। अगर ये मुझे परमानेंटली डिस्क्वालीफाई कर दें तो भी मैं अपना काम करूंगा। अगर मुझे रीइंस्टेट कर दें तो भी मैं अपना काम करूंगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मैं पार्लियामेंट के अंदर हूं या बाहर हूं, कहां हूं। मैंने आपसे कहा मुझे अपनी तपस्या करनी है। महा मिशन पर मोदी, 23 और 24 में जीत होगी। किस मुद्दे में कितनी धार, चुनाव में होगा किसका बेड़ा पार। 24 में होगी मुद्दों से महाभारत। तो 24 में किन किन मुद्दों पर होगी सियासी महाभारत। मुद्दे, वो मुद्दे जो 23 में ही सुनाई देने लगे हैं, वो 24 का नैरेटिव सेट करने वाले मुद्दे हैं। चुनावी मैप तैयार है। सत्ता पक्ष बीजेपी एनडीए का और विपक्ष यूपीए का। अब सवाल यह कि 24 में वो कौन कौन से मुद्दे हैं जो उछलने वाले हैं, जिनका शोर आपको अब सुनाई देने लगा है। वैसे महामिशन पर पीएम मोदी इस वक्त जुट गए हैं 23 के, और 24 में क्या वो 23 की जीत और हार एक नैरेटिव सेट करेगी। 23 की लड़ाई कितनी अहम है। जिन राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, मोदी का मुद्दा, पीएम का मुद्दा, भ्रष्टाचार पर वार। समूचा विपक्ष एक साथ, तो बीजेपी ने कहा यह विपक्षी एकता नहीं,
यह भ्रष्टाचारियों का एक संगठन है। विपक्ष मचाए महंगाई पर हाहाकार, बोले कि मुद्दों से भटकाने के लिए मोदी सरकार तमाम तरह के दावे और बातें कर रही है। लेकिन अगर बीजेपी के माइंडसेट को समझे तो अभी दिखाई दे रहा है कि 3 अहम मुद्दों के इर्द गिर्द 24 का चुनाव देश के प्रधानमंत्री लड़ेंगे। वो 3 मुद्दे कौन से हैं? एक महत्वपूर्ण मुद्दा जम्मू कश्मीर धारा 370। एक मुद्दा बीजेपी का सबसे बड़ा राम मंदिर बनकर तैयार। एक मुद्दा जो कि तीसरा मुद्दा है यूसीसी का। यानी ये 3 अहम मुद्दों के इर्द गिर्द पूरा का पूरा चुनाव बीजेपी लड़ेगी। हो सकता है कि कोई एक आध मुद्दा इसमें साथ में जुड़ जाए, लेकिन ये 3 अहम मुद्दे होंगे जिस आधार पर बीजेपी कहेगी जो कहा हमने करके दिखाया। 370, राम मंदिर और यूसीसी। अब विपक्षी एकता एक तरफ और मोदी के मुद्दे एक तरफ, मगर इन मुद्दों के बीच सबसे बड़ा सवाल यह कि देश का मुद्दा क्या। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ चारों मेहमान इस कार्यक्रम का हिस्सा बन चुके हैं और उन चारों मेहमानों से आपका परिचय भी करवाते हैं। लेकिन उससे पहले आपको देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैसे कांग्रेस पर वार कर रहे हैं वो सुना रहे हैं और फिर सीधा रुक कर रहे हैं चारों मेहमान बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और राजनीतिक विश्लेषक इस कार्यक्रम का हिस्सा बन चुके हैं। लेकिन पहले ये बयान सुनिए। बताता है मैं ऊपर देख रहा हूं, वहां तक लोग ही लोग हैं। ये उत्साह बताता है कि राजस्थान में मौसम का पारा ही नहीं चढ़ा है, बल्कि कांग्रेस सरकार के खिलाफ जनता का पारा भी चढ़ चुका है। और जब जनता का पारा चढ़ता है तो सत्ता की गर्मी उतरते और सत्ता बदलते भी वक्त नहीं लगता। साथियों, कांग्रेस का मतलब है लूट की दुकान, झूठ का बाजार। लूट की दुकान, झूठ का बाजार, जो ये इन दिनों बड़े बड़े वायदे किए जा रहे हैं उसमें लूट के इरादे और झूठ के पिटारे के सिवा और कुछ नहीं है। साथियों, कांग्रेस की झूठ और छलावे की राजनीति का शिकार सबसे ज्यादा राजस्थान का किसान हुआ है। आप मुझे बताइए, पिछले चुनाव में कांग्रेस ने किसानों का कर्ज माफ करने का वादा किया था। कांग्रेस ने वादा किया था। इनके नेता ने 10 दिन के भीतर भीतर कर्ज माफी की कसम खाई थी। तो मुद्दों से सियासी महाभारत का हम जिक्र कर रहे थे। सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार 24 में वो कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो सियासी जमीन पर उतरने वाले हैं। सीधा रुख करेंगे मेहमानों की तरफ। आपको बता दें, आज हमारे साथ इस चर्चा में जो मेहमान शामिल हो रहे हैं उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। चारों मेहमान आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं। पवन दीक्षित कांग्रेस के अनुभवी चेहरों में से एक हैं। हमारे साथ के.एस. चौहान साहब जुड़ गए हैं, बीजेपी के चेहरे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। रविंद्र आनंद आम आदमी पार्टी के युवा चेहरे हैं और साथ ही राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर धनोज हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन गए हैं। आप चारों का बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर धनोज, आप राजनीति के पंडित हैं, तो ये शुरुआत में आप ही से करता हूं। लोग कहेंगे कि 24 की लड़ाई 23 में क्यों जिक्र कर रहे हो मुद्दों का, और मुझे लगता है कि देश के प्रधानमंत्री ने हाल ही में इन 7 दिनों में यह तय कर दिया कि
24 का चुनाव बीजेपी किस मोड पर और किस एजेंडे पर लड़ने वाली है, जहां तक मेरी राजनीतिक समझ है। आपका आकलन क्या कहता है कि डॉक्टर धनोज वो कौन सा ऐसा मुद्दा है जो 24 में सबसे ज्यादा उछलने वाला है? कौन कौन से मुद्दे हैं? सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आज इस कार्यक्रम का मैं हिस्सा हूं तो एक अलग ही खुशी है। और 2 लाइन से मैं शुरुआत करता हूं और आपके सवाल का जवाब दूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि सवाल का जवाब बहुत अच्छा हो। दुआओं का असर सारी उम्र रहता है, दुआओं का असर सारी उम्र रहता है। गर सजदा ना करो तो दिल भारी रहता है, गर सजदा ना करो तो दिल भारी रहता है। कितना भी हंसकर रह ले हम महफिल में, कितना भी हंसकर रह ले हम महफिल में, हाजरात आईना है सब कहता है, आईना है सब कहता है। तो आईना क्या कह रहा है? वही तो आईना जो क्या कहता है, देखिए, एनडीए वर्सेस नॉट ऑल टुगेदर। मैं मुद्दा पे आऊंगा, लेकिन नॉट ऑल टुगेदर, एनडीए वर्सेस नॉट ऑल टुगेदर। आप मेरा इशारा समझ गए होंगे। अब आता हूं मुद्दों पर। देखिए, हमारे देश में जब राजनीति वातावरण होता है, राजनीति वातावरण में चुनावी मौसम और चुनावी माहौल, तो मैं आपको बेबाकी से एक बात कहना चाहता हूं, माय डियर चावला जी, सारे मुद्दे गोल हो जाते हैं। क्योंकि जिस तरह से लड़ाई में सिर्फ जीत मायने रखता है, उसी तरह हर खिलाड़ी के लिए जीत मायने रखता है। अभी का जो परिप्रेक्ष्य है, चाहे आप 23 की बात कर ले और या 24 की बात कर ले, मैंने इसलिए कहा एनडीए वर्सेस, जो आपको मैंने कहा, एक चेहरा है जो लोकप्रिय है, एक चेहरा है जिसके बहुत सारे दीवाने हैं, और एक तरफ अखाड़े में कोई चेहरा है ही नहीं। मतलब जो अखाड़ा है अभी, उसमें कोई अभी उतरा नहीं है। और अगर मैं अपोजिशन की बात करूं तो अपोजिशन ऑल आर इक्वल नहीं है, क्योंकि देखिए, राजनीतिक पार्टी विचारधारा से चलती है, और विचारधारा में अभी सिर्फ कहते हैं कि हम सब एकजुट हो जाएंगे, लेकिन यानी आप ये कह रहे हैं कि मुद्दा अहम नहीं है, चेहरा अहम है। बिल्कुल, मैं इसलिए कह रहा हूं ना, जब 2014 देख लीजिए, 2019 देख लीजिए, आप 2004 देख लीजिए, 2009 देख लीजिए। अच्छा, अगर ऐसा होता मुद्दों तो आप चेहरा देखकर वोट करते हैं, मुद्दे देखकर? मैं पूछ रहा हूं, ऐसे पर्सनली नाराज मत होइएगा इस सवाल को। आप चेहरा देखकर वोट करते हैं या फिर मुद्दे देखकर? मैं आपको क्या कह रहा हूं, मैं भी चेहरा देखकर वोट करता हूं। चेहरा देख, भारत के परसेंटेज लोग चेहरा देखकर वोट करते, परसेंटेज। अच्छा, मतलब मुद्दे नहीं देखते, आप चेहरा देखते हैं। अच्छा, चेहरे में आप क्या देखते हैं? चेहरा में अच्छाई, चाल चरित्र चेहरा, चाल चरित्र चेहरा, कि चेहरा भी सुंदर हो, उसका कर्म भी सुंदर हो, ठीक है, और वो देश के लिए मरता हो, वो देश के लिए मरता हो। अच्छा, चेहरा मतलब सुंदर होना चाहिए, तभी आप उसको वोट करते हैं? हमें चाल चरित्र चेहरा, मैंने क्या कहा आपको, चाल चरित्र चेहरा। तो किसका चेहरा आपको अच्छा लगा? मैं, अब मुझे क्या, अभी सबको लगता, आप तो जानते हैं। ठीक, समझ, चेहरे की बात हमेशा करता हूं, मैं छुपा के बात थोड़ी करता हूं आपके डिबेट में। ठीक जी, ठीक। अभी एक लोकप्रिय चेहरा है, नाम लेने के लिए कह जाता, मैं नाम ले लूंगा। ओके। पवन दीक्षित जी, आप मुस्कुरा रहे हैं, डॉक्टर धनोज कह रहे हैं कि लड़ाई मुद्दों की नहीं, चेहरों की है। मुझे लगा कि चुनाव देश में मुद्दों के आधार पर होते हैं। वो कह रहे नहीं, जिसका चेहरा सुंदर होगा जनता उसको वोट करेगी। तिलक भाई, बहुत बहुत नमस्कार, और मेरे पैनलिस्ट साथियों को भी नमस्कार। आज काफी दिनों बाद मुलाकात हो रही है आपसे, धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया जी। और ये भारतीय जनता पार्टी के जो राजनीतिक समर्थक हैं, धनुष जी की जैसे शेयर से बात हुई, तो मैं भी कुछ शेयर कर देता हूँ, इन जैसे भाइयों के लिए अर्ज करता हूँ। किसी की जिद है किसी को मिटाने की, किसी की जिद है किसी को मिटाने की, उसकी जिद है ना हार मानने की। तुम्हें गुमा है कि साहिब आलम तुम हो, इसलिए फरमान मुकम्मल हो, लेकिन उसकी भी जिद है लोगों के दिल में घर बनाने। अब आप तो सब जानते हैं, पता नहीं आपने राजनीतिक विश्लेषक आप क्यों बुलाया, उन्होंने 3 बार 2 मिनट के अंदर बोल दिया आप तो सब जानते ही हैं, आप तो सब जानते हैं, आप तो सब जानते हैं। मैं बोल देता हूँ, ये मोदी जी के लिए बोलना चाह रहे थे सारी बातें, कि एक बहुत अच्छा चेहरा हो, बहुत सुंदर हो। ये पता नहीं फिल्मों की बातें कर रहे थे या राजनीति की बात कर रहे थे, क्योंकि जैसे बोलते हैं 56 इंची वाला पता नहीं देश को पहलवानी की जरूरत है, उसी तरह से खैर इनकी अपनी राजनीतिक विचारधारा हो सकती है, वो कोई बात नहीं है। हमारा फर्ज क्या है वो हम जानते हैं। नहीं, लेकिन वो एक बात और भी कह रहे थे कि ये इकट्ठे नहीं हो सकते, कुल मिलाकर वो ये समझा रहे थे।
उसी बात पे आया, उसी बात पे। अभी धनुष भाई कह रहे थे कि वो सब लोग एकजुट नहीं है और एनडीए का चेहरा है, ये तो शुक्र समझिए कि इन्होंने एनडीए बोल दिया। नहीं तो मोदी समर्थक हर व्यक्ति सिर्फ मोदी मोदी बोलता है, इन्होंने गलती से कह लो कैसे सही बोल दिया एनडीए है। और दूसरी बात, एक और बात मैं बताऊं, देखिए इसकी बिल्कुल चिंता ना करें, वो जो कह रहे हैं कि एक पहलवान अखाड़े में है, दूसरा भैया प्रधानमंत्री अखाड़े में ही तो है, उन्हीं से तो सबका मुकाबला है। मनमोहन सिंह जी थे जब उनसे मुकाबला था, अटल जी थे जब उनसे मुकाबला था, राजीव जी थे जब उनसे मुकाबला था। यही तो होता है। पवन जी, एक मिनट, यानी आप ये कह रहे हैं कि चेहरा ना देखो, मुद्दे देखो, हैं? और जनता अगर चेहरे के आधार पर वोट कर रही है तो क्या ये 37% लोग तिलक भाई, इस देश के 63% लोगों ने चेहरा देखकर वोट नहीं किया। अच्छा, तो पवन जी आप इतने विद्वान प्रवक्ता हो के ऐसी बातें बोल रहे हैं, आप मुझे बता दीजिए फिर नेहरू शासनकाल से लेकर अब तक किसको 51% वोट मिले? 46, 45, 48% वोट मिले। नहीं, आप बताइए ना किसको, अगर 51 मिले तो मैं मान लूं, मैं डिबेट छोड़ दूंगा, हाथ जोड़ के कहूंगा कि नहीं बिल्कुल सही कह रहे हो। मैं आपकी बात बिल्कुल, मैं इस बात को एग्री करता हूं, 51% वोट हमारे देश में नहीं मिलता है। हाँ, यहाँ यूएस की पॉलिसी नहीं चलती है, मैं बिल्कुल एग्री करता हूं इस बात को। लेकिन आप, मेरी आवाज आ रही है तिलक भाई? जी पवन जी। हाँ, सबसे बड़ी बात यह है कि जो 63% वोट था वो डिवाइड हुआ, मैं इस बात को एग्री करता हूं। और जो अभी धनुष भाई ने बोला कि वहां सब लोग एकजुट नहीं है, इस बात को आप कुछ दिन रुक जाइए, आपको सब चीजें साफ दिखने लगेंगी और दिख रही हैं। मतलब ये तो थोड़ी बहुत जो मतभेदों की बातें हैं, निश्चित रूप से हर पार्टी का एक अपनी पॉलिसी होती है, अपनी एक पॉलिटिक्स होती है, उसको सेम पेज पर लाने पर मतलब आप ये कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी एक साथ एक मंच पर दिखाई देंगे, राइट? कोई बड़ी बात नहीं है, दिखाई कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। पटना में थे ना, लेकिन लेटेस्ट बयान बताऊं केजरीवाल जी का, कर्नाटका की बनी थी जब भी केजरीवाल जी का आज का लेटेस्ट बयान बताऊं आपको। बिल्कुल, उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हमें कहा था, सुना है ना, कांग्रेस ने हमें कहा था लेकिन अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं की है। जल्दीबाजी क्यों कर रहे हैं? देखिए वो एक अनुभवी व्यक्ति है और मुख्यमंत्री है एक प्रदेश के, और उनकी पार्टी की 2 जगह सरकार है। और ये बात कही गई थी, आपको याद होगा तिलक भाई, आप एक विद्वान पत्रकार हैं, कि सेशन आने दीजिए, सेशन के टाइम तक चीजें क्लियर हो जाए। और उन्हीं अनुभवी मुख्यमंत्री ने राजस्थान में जाके बोला ये नीच है, ये गिरा हुआ है, डरपोक है। अच्छा लगा आपको? बताइए कि कौन सा ऐसा व्यक्ति नहीं है मोदी जी के द्वारा जिसको गाली नहीं दी और मोदी जी की गोद में जाके वो नहीं बैठा। ये राजनीतिक रूप से एक तरफ कह रहे हो वो गोद में भी बैठे और फिर कह रहे हो कि साथ में आओगे। अब कितने आप बीजेपी का एजेंट भी बता रहे हो उनको और वो साथ भी खड़े हो हमारे। भाई मेरी बात पूरी नहीं होने दी आपने। मैंने बोला मैं व्यक्तिगत रूप से इसका पक्षधर नहीं। राजनीति में भी शुचिता का होना बहुत जरूरी है, राजनीति में भी इस तरह की चीजें हों कि कुल मिलाकर जो बात डॉक्टर धनोत ने कही, क्विक रिएक्शन, चेहरा कोई महत्वपूर्ण नहीं है, चेहरा नहीं है। केजरीवाल साहब जी ने बोला है तो यही तो रीजन हो रहा है, इतना डिले हो रही है सारी चीजें। ठीक, अब ये बताओ ना चेहरा महत्वपूर्ण है कि नहीं, बस बात खत्म। मेरे से आपने बोला जी पवन जी, चेहरा महत्वपूर्ण है कि नहीं? सर्वमान्य चेहरा होना चाहिए। जो भी जैसे लेजिस्लेटर का एक काम होता है, संसदीय प्रणाली में होता है। योगी जी को चेहरा नहीं थे उत्तर प्रदेश के अंदर, जैसे 90% बीजेपी की तरफ से कोई चेहरा नहीं थे, अटल जी को चेहरा नहीं थे। पवन जी मैं आपको 10 उदाहरण दे दूंगा आप ही के राज्यों के, जो चेहरे नहीं थे उनको आपने मुख्यमंत्री बनाया। हाँ मैं वही बोल रहा हूँ, हाँ, वही बोल रहा हूँ। तो सिर्फ इतना बताइए पवन जी, आप कोई ना कोई तो दूल्हा होगा ना, तो बता दो ना, बारात सब सज चुकी है ना, बाराती तैयार है, तो बता दो कि दूल्हा कौन है, छुपा के रखा है। बारात तो उस दिन शुरू होगी भैया जिस दिन चुनाव आयोग की तरफ से डेट घोषित हो जाएगी। अच्छा, अभी मतलब बारात भी, देखिए आप तो समझदार हैं, आप भले किसी चीज को फंसाने की कोशिश करें, लेकिन आप बारात उस दिन होगी जिस दिन चुनाव आयोग। नहीं, मुझे तो लगा कि लालू जी कह रहे हैं कि हम तो तैयार है बाराती बनके, लेकिन आप तो दूल्हे बनिए, लेकिन आप मुझे घुमा रहे हैं। खैर ओके, नहीं वो उनका व्यक्तिगत है। ओके डॉक्टर धनोत, जल्दी से, आप मुस्कुरा रहे, फिर उसके बाद मैं बीजेपी और आम आदमी पार्टी के पास जाऊंगा, जल्दी से। देखिए हमारे पवन जी ने मुझे कहा, राजनीतिक विश्लेषक और समर्थित भी बताया इन्होंने। दुर्भाग्य है इस देश का कि टीवी पर बैठकर जो बात इनको बोलना चाहिए वो नहीं बोल पाते हैं, तंज कसते हैं। आज मैं तंज पे नहीं जाऊंगा, आपने मुझसे सवाल किया था तो मैं जवाब देना। देखिए दूल्हा तो तब ना आएगा जब दूल्हा रहेगा। हाँ, मतलब है ही नहीं। मैं तो कह रहा हूं इनके किसी भी, मैं वो शब्द यूज नहीं करता, आप जानते हैं। मैं आज बहुत प्रेम से आपके साथ डिबेट करना चाहता हूं। मुझे ये 2 चीज बता दें अपने कार्यकाल के विषय में भी और अभी भी,
क्या इनके पूरे देश में घूम फिर के इनके तमाम विपक्ष क्या एकजुट हुए हैं? क्या इनके विचारधारा जो थे अलग अलग, उसका समागम हो गया क्या, संगम हो गया क्या? पवन जी प्लीज क्विक रिएक्शन। ओके धनोज जी आपका सवाल आ गया, ओके जल्दी से। बिल्कुल ये बात सच है, पॉलिटिक्स भी इस बात को कहती है और मैं विधि का छात्र हूं, संविधान में भी ये लिखा हुआ है, जहां पर विचारों में भिन्नता होगी वहीं पर लोकतंत्र होगा। ये भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों को नहीं पता लगेगी ये बात, क्योंकि वो तानाशाही में जी रहे हैं। जहां तानाशाही होगी वहां पर विचार भिन्नता नहीं हो सकती है, वहां पर तो वही होगी जो गुलामी होती है। तो हमारे यहाँ विचार भिन्नता है क्योंकि हमारी स्वतंत्रता है, हमारे लोकतंत्र है। व्यक्तिगत नहीं, प्लीज पवन जी, वो राजनीतिक विश्लेषक है, आप बार बार उन्हें बीजेपी प्रवक्ता कह रहे हैं। सेम पेपर पे हम आएंगे। देखिए बात कोई भी ऐसी करेगा, ऐसा है लेकिन आप ऐसा नहीं करते। कांग्रेस पार्टी में कोई शर्मा कह रहा है कि कांग्रेस पार्टी कोई मंजूर हो, लेकिन आप कांग्रेस पार्टी में कोई शर्मा नेता है पत्रकार जो कांग्रेस पार्टी को मंजूर हो। विपक्ष का तो छोड़िए आप, कांग्रेस में कोई एक नेता मुझे बता दीजिए, इवन खड़गे जी का भी, जिसका बात अगर अशोक गहलोत भी मानता हो तो मुझे आप बता दीजिए आज इंडिया वॉइस पर कि आपके पार्टी में कोई नेता, ऐसा नेता जो राष्ट्रीय अध्यक्ष की भी बात मानता हो। आप तो मुझ पर तंज कसिए, आजाद है कसिए। कांग्रेस पार्टी में भी कोई एक नेता मुझे बता दीजिए जिसको कांग्रेस के पार्टी सर्वसम्मति से आप सुन लीजिए जल्दी से पवन जी, फिर मैं चौहान साहब के पास जा रहा हूं, प्लीज जल्दी से। देखिए मैं यही बात बोलूंगा कि नड्डा साहब की पार्टी, नड्डा साहब नहीं है, खड़गे जी हैं, और खड़गे जी 9 बार के एमएलए हैं और संसदीय अनुभव उनको बहुत ज्यादा है। और हमारे यहाँ हर व्यक्ति, कांग्रेस परिवार का प्रत्येक व्यक्ति हमारे शीर्ष नेतृत्व के प्रत्येक आदेश को अंगीकार करता है। ये आप भूल जाइए, आप दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर जाकर के जो चरण वंदन होते हैं उसमें कीजिए। ये नड्डा जी की पार्टी नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी है, 125 साल पुरानी लोकतांत्रिक पार्टी है, सबकी सब मानी जाती है। बड़े भी छोटे भी सुनते हैं और छोटे तो हमेशा बड़ों भी सुनते हैं। टीवी पर आकर 10% वोट कांग्रेस का गिरा जाते हैं, ऐसे ऐसे प्रवक्ता, इनको ये भी समझ में नहीं आता कि क्या बोलना चाहिए। डॉक्टर धनोज प्लीज पर्सनली नहीं कर रहा हूँ, मैं आपसे ज्यादा समझदार हूँ धनोज जी, मैं तुमको कह रहा हूँ कि खड़गे जी का बात आप मुझे नहीं मानते, मुझे समझा है। आप ज्यादा मुझे राजनीति का समझा है, बताइए आपके बाल काले करने का मुद्दे हैं, मुझे उसका अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को जाएंगे तो मैं व्यक्तिगत में बहुत। डॉक्टर धनोज 1 मिनट, पवन दीक्षित जी प्लीज 1 मिनट, फ्रेम मुद्दे सर, मुद्दे पर रहिए। आज मुद्दा ही है महत्वपूर्ण। 1 मिनट चौहान साहब, इस देश में क्या चल रहा है? पवन जी 1 मिनट, पवन जी का मतलब क्या है? पवन जी 1 मिनट प्लीज, मुद्दे पे रहते हैं ना, आज मुद्दा ही तो है। इनसे मैंने बोली है ना, इन्हें राजनीतिक विश्लेषक क्यों बना, भाजपा समर्थक बना के बिठाते हैं आप इनको। पवन जी क्यों नाराज हो रहे हो आप? नहीं नाराज की बात नहीं है तिलक भाई, ये तो तरीका थोड़ी है। आप 10% आप जैसे लोग, अरे आपसे ज्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति हूं मैं, आपसे राजनीति जानता हूं, आपसे राजनीति करी है, 2 बार राजनीतिक रूप से जेल गया हूं मैं। आप क्या समझाना चाह रहे हैं मुझे? डॉक्टर धनोज प्लीज पर्सनली नहीं, ठीक? आप पवन जी गुस्सा मत होइएगा प्लीज, पर्सनली रिक्वेस्ट है। आप लोग ये मुझे बार बार तंज कर, इसको मेरा क्वालिफिकेशन बता दीजिए। 1 मिनट डॉक्टर धनोज, आप 1 मिनट आप एक काम करिएगा, मुझसे नंबर लीजिएगा पवन जी का। पवन जी आप, मैं धनोज जी का नंबर दे दूंगा। डिबेट खत्म होगी, आप एक दूसरे को कॉल करके 1 मिनट क्वालिफिकेशन बता, विषय वो नहीं है, प्लीज 1 मिनट। मैं इन पर तो तंज कसी नहीं, सुनिए ना, इसने डॉक्टर धनोज प्लीज ऑडियो नीचे आप डॉक्टर धनोज का प्लीज, पर्सनली नहीं। चौहान साहब कैसे हैं आप? चौहान साहब का प्लीज ऑडियो। चौहान साहब मैं एक बात जानना चाह रहा था, ये 24 का मुद्दा क्या होगा? जो बात डॉक्टर धनोज कह रहे हैं कि मुद्दा सब किनारे, सिर्फ चेहरे के आधार पर वोट होगा, या फिर वाकई मुद्दों के आधार पर जनता वोट करेगी, और करेगी तो वो कौन से मुद्दे होंगे? देखिए चावला जी कि जो गवर्नमेंट रहती है, तत्कालिक गवर्नमेंट रहती है, वो गुड गवर्नेंस के हिसाब से सबसे बड़ा मुद्दा उसका वही रहता है कि उसने पुराना कार्यकाल अपना कैसे चलाया है, और हमारा पुराना कार्यकाल कैसे चला है उसके कोई मतलब प्रमाण देने की कोई बात नहीं है। हमारा काम बोलता है, नाम नहीं। जो सिर्फ नाम की राजनीति करते हैं उनको ये लगता होगा कि ये मुद्दा है, चाल है, चरित्र है, चेहरा है, या दूसरी कोई चीजें हैं, या हम गठबंधन कर लेते हैं। तो ऐसा नहीं, राजनीति का केंद्र कोई दल नहीं होता। यानी आप ये कह रहे हैं कि नाम के आधार पर जनता वोट नहीं करती? नहीं, काम के आधार पे ही वोट करती है। तो फिर आप नारा ये क्यों देते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है? जी बिल्कुल। मोदी कौन है? कौन? मोदी क्या है?
जब हम बोलते हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जब बोलते हैं, हाँ। तो मोदी कौन है? मोदी काम का चेहरा है, मोदी काम का पर्याय है। हमारा कमल जो है वो काम का पर्याय है। तो फिर मोदी सर वहां अगर भी तो हम आपने बोल- नाम ही की बात की ना कि मोदी है तो मुमकिन है। सुनिए, संबोधन करना है, काम का जो संबोधन है वो हम कर रहे हैं। मोदी है तो मुमकिन है, हाँ मोदी है तो मुमकिन है। क्यों मोदी है तो मुमकिन है? क्योंकि मोदी ने ऐसा काम करके दिखाया है चावला जी, इसलिए मोदी है तो मुमकिन है। क्योंकि उन्होंने हर घर में, आज कोई ऐसा घर नहीं है हिंदुस्तान में जिसका खाता ना हो। 38 करोड़ खाते खोले हैं। आज हमारे 23 लाख करोड़ रुपया लोन में दिया गया है बेरोजगारों को। जो 40 करोड़ 82 लाख बेरोजगार है उनको दिया गया है। आज राम मंदिर का जो मुद्दा था वो हमने क्लियर किया, 370 का मुद्दा क्लियर किया है। और जो आतंकवाद पहले होता था, एक दो घटनाओं को जब छोड़ दीजिए चावला जी, और उसके बाद देखिए कि हमने यहाँ पर आतंकवाद खत्म कर दिया है। जो पहले कबूतर छोड़ा करते थे, आज हम चीते छोड़ा करते हैं, जो दूसरों की सरहद में जाके शिकार करके आते हैं और मुंह तोड़ अच्छा, जवाब देते हैं। ये चौहान साहब जी, वो जो स्मार्ट सिटी बननी थी बन गई उसको? देखिए, हर चीज का एक प्रोसीजर होता है और हम हर चीज अपने प्रोसीजर के हिसाब से चलेगी। अच्छा, वो जो एक चीज को वो सुनिए चावला जी, चौहान साहब, नहीं, एक मिनट चौहान साहब, वो जो गांव गोद लिए थे अभी गोद में है या बड़े हो गए? मेरी बात सुन लीजिए। हर चीज का कोई लॉन्ग टर्म प्रोसीजर होता है, कोई शॉर्ट टर्म प्रोसीजर होता है। आप जब ये चीजें लिखी गई थी तो ये नहीं बोला गया था कि इतने समय में ये काम पूरा हो जाएगा। जो अच्छा, प्रोसीजर रहता है वो लॉन्ग टर्म रहता है। तो मतलब हरि अनंत कथा है। एक मिनट, मैं ये बोलना चाहता हूँ चावला जी कि अगर मान लीजिए कि अगर पूरी थाली है, अगर चटनी देर से आई है, तो इसका मतलब ये नहीं बोल सकते कि हमारे को खाना परोसा नहीं गया है। ऐसा नहीं बोल सकते आप। लेकिन आज जो अरे सर, कब तक हो जाएगा ये जो मसले हैं, कब तक हल हो जाएंगे? देखिए, मैं यही बोल रहा हूँ कि प्रोसीजर होता है और प्रोसीजर के हिसाब से ही चलता है हर काम। जो काम हो चुके हैं वो उसको हमने। अब चौहान साहब जल्दी से बताइए, फिर मैं रविंद्र जी के पास जाऊंगा। सबसे बड़ा मुद्दा आपका क्या होगा? सबसे बड़ा मुद्दा एक ही है भारतीय जनता पार्टी का, वो है विकास। और वो विकास जो अंत्योदय तक पहुंचना चाहिए। ये विकास जो भ्रष्टाचार मुक्त होता है। और दूसरी बात ये है कि जो जनता है ना, वो जनता ये देखती है कि कौन स्टेबल सरकार दे सकती है। आज आपका कोई विपक्ष का कोई आता पता ही नहीं है, कोई लीडर ही नहीं है, कोई किसके नेतृत्व में ये सब चीजें होंगी, कौन सा चेहरा है, क्या यानी है? 370, मेरा आकलन गलत है, 370 राम मंदिर और यूसीसी ये मुद्दा नहीं होगा। ये भी विकास के मुद्दे हैं, ये भी विकास के अंदर में आते हैं। 370 क्या विकास में नहीं आता है? यूसीसी क्या विकास में नहीं आता है? क्या राम मंदिर विकास में नहीं आता है? बिल्कुल आता है, बिल्कुल आता है। ठीक, चौहान साहब, विकास अगर रोड नाली सड़क बिजली को ही बोलेंगे तो वो नहीं होता है। नहीं सर, मैं समझ गया आपकी बात, मैं समझ गया। ये विकास का मतलब यही है। ठीक, ओके। एक बात, ये रविंद्र आनंद जी, सबके मुद्दे तो सेट हैं, आपका क्या मुद्दा है? आम आदमी पार्टी ने कुछ प्लान किया या फिर वही एजेंडा सेट होगा जो कांग्रेस कहती है कि ये तो भैया जहां बीजेपी बोलेगी वहां चुनाव लड़ेंगे? देखिए चावला जी, डॉक्टर अनंत जी ने और मेरे प्रवक्ता और साथियों ने आज की डिबेट को शायराना अंदाज से शुरू किया है। मैं भी उसी अंदाज से शुरू करूंगा। और मैं सब शायर बन गए, सब गाली में। ऐसे लोगों से जिनकी फितरत छुपी रहे, नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत छिपी रहे। तो मैंने भी इनके चेहरे पर जो संज कसा है ये भी समझ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, पहली बात। दूसरी बात जो आपने कही कि 3 मुद्दे, 370, राम मंदिर और यूसीसी, तो हम यूसीसी से शुरू करते हैं। यूसीसी पे तो मुझे ऐसा लगता है भारत सरकार बैक मार रही है। और जिस प्रकार से उत्तराखंड में, क्योंकि मैं उत्तराखंड से आता हूँ, उत्तराखंड में इसको लागू करना था, उसको टर्न डाउन कर दिया गया है, अभी मामला ठंडा कर दिया गया है। और दूसरी बात ये है कि कहीं ना कहीं जो अभी राजस्थान, छत्तीसगढ़ में जो चुनाव होने हैं, जहाँ आदिवासी जनसंख्या ज्यादा है, उसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इसको अभी रोकने का फैसला जो
लगता है कुछ ऐसा किया है, पहली बात। दूसरी जो आपने कही 370, अरे यार 370 को कब तक बुलाओगे? जनता पागल नहीं है, जनता समझती है कि ये लोग मुद्दों से भागना चाहते हैं। क्या ये राजनीतिक पार्टी का काम है जो ये दांत निकाल के हंस रहे हैं? क्या ये राजनीतिक कार्य है? अपना मुद्दा बताइए ना, आपका मुद्दा क्या है? सिर्फ यही मुद्दा कि मोदी हटाओ। अच्छे स्कूल बनाना, अच्छे अस्पताल बनाना, जो आम आदमी पार्टी ने काम करके दिखाया है, जो दिल्ली का मॉडल देश के सामने, विश्व के सामने, विश्व पटल पर रखा है, उससे भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है। खुद मोदी जी ये कहते फिरते हैं कि फ्री की रेवड़ियों से बचो। यानी आप ये कह रहे हो बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा और वो फ्री वाला फॉर्मूला। एक मिनट रविंद्र जी, एक मिनट। आपने कहा ये यूसीसी वाले मसले पर पीछे हट रहे हैं। एक सफेद पेपर लो, एक कलम लो और उसको लिखो जो मैं बता रहा हूं आपको, और उसको पर्चा जेब में रख लेना, क्योंकि ये काम आएगा आगे आपके। आपने कहा 370 के मुद्दे पर, ठीक, ये बात हुई, हटा के दिखाओ, खून की नदियां बहा जाएंगी। एक नेल कटर तक वहां नहीं हुआ ना। आपने कहा राम मंदिर बना के दिखाओ, ठीक, ये एक किसी ने कहा था वहां स्कूल खोल दो, राम मंदिर मत बनाओ। अभी रुक जाओ, एक मिनट रुको ना, आपने अपनी बात रख ली, आपने अपनी बात रख ली, एक मिनट सुन तो लो मेरी। आप सुनोगे तभी जवाब। पार्टियों का काम नहीं है मंदिर बनाना, मस्जिद बनाना। रविंद्र जी काम है स्कूल अच्छे देना। रविंद्र जी एक मिनट रुकिए ना, एक मिनट। आप ये कह रहे हैं राम मंदिर बनाना पार्टियों का काम नहीं है ना? नहीं, एक मिनट रुकिए ना, एक मिनट। किसी राज्य के मुख्यमंत्री का यह काम भी नहीं है कि इधर हनुमान चालीसा सुनाता हूं, मुझे पूरी आती है। जय हनुमान ज्ञान गुरु सागर, जय कपीस त्रिलोक को जाकर बोला कि मुझे वोट होगा मुझे ही देना, हाँ पूरी हनुमान चालीसा सुनाई है। ये बात मत करो प्लीज, एक मिनट रुको, मेरी बात सुनो। एक अब सुन लो ना, पर्सनल पर या किसी की पर्सनल, अगर कोई किसी भगवान का फॉलोअर्स है उस पर। सर घर में हनुमान चालीसा 7 बार मैं पढ़ता हूं, मैं यहां पर बैठ के पढ़ूंगा और कैमरे के सामने टीका लगा के बोलूंगा मैं हनुमान भक्त हूं? कैसी बातें करते हैं आप लोग? एक मिनट रुकिए ना, मैं एक बात जानना चाह रहा था। आपने कहा राम मंदिर को लेकर यूसीसी आप कह रहे हो कि आगे नहीं बढ़ेंगे। अब मुझे सिर्फ एक राजनीतिक संगठन छोड़िए, आदिवासी संगठन का आपने जिक्र किया, आप नाम नहीं लेना चाह रहे थे उस वर्ग का, किसी आदिवासी संगठन का मुझे जो है एक पत्र दिखाइए कि हम इसका विरोध करते हैं। दिखाओ ऑन एयर, दिखाओ, अब दिखाओ रविंद्र जी। मैं जो कह रहा हूं ना, हाँ दिखाओ ना। कह रहा हूं कि 2019 के मैनिफेस्टो में भारतीय जनता पार्टी के, आप देखिए उसमें साफ लिखा है कि हम यूसीसी लागू करेंगे। अरे भाई क्यों नहीं करते हो? रविंद्र जी दिखाओ ना, कौन आदिवासी संगठन विरोध कर रहा है? लेकिन केंद्र से करो, ये केंद्र का कार्य है, ये राज्य। मेरे भाई मुझे राजनीतिक संगठन छोड़ो, आदिवासी संगठन बताओ। ये केंद्र से लागू होने वाली चीजें हैं। यूसीसी जो है, आप देखो अब बात घुमा गए, केंद्र से अब बात घुमा गए। हम तो कह रहे हैं लागू करो। रविंद्र भाई आप बात क्यों घुमा गए? आपके नेता तो वहां खुलकर कह रहे हैं कि हम यूसीसी का सैद्धांतिक समर्थन करते हैं, और फिर कह रहे हो कि लागू नहीं करेंगे। मैं भी तो ये कह रहा हूँ चावला जी, मैं भी तो ये कह रहा हूँ कि केंद्र से लागू करो, केंद्र से लागू करो ना। तो मतलब राज्य में नहीं लागू हो? समझा हुआ है। आपको आपत्ति है अगर उत्तराखंड से इसका लागू किया जा रहा है? उत्तराखंड प्रयोगस्थली है। अच्छा, मतलब प्रयोग नहीं करना चाहिए, ठीक, ओके। अरे देश में लागू करो ना, केंद्र से लागू कुल मिलाकर अब ये आप क्लियर करिए, ये विपक्षी एकता का जो नारा गुनगुना रहे हैं आप कांग्रेस के साथ हैं या नहीं? जी, आप कांग्रेस के साथ हैं कि नहीं? देखिए चावला जी, आप भी जानते हैं, आप सवाल जो मुझसे कर रहे हैं ये हमारे राष्ट्रीय संयोजक तय करेंगे कि वो 2024 के चुनाव में किसके साथ हैं या नहीं है। जो वो कहेंगे वही होगा। मेरे कहने से किस बात की है? अभी जो मेरे भाई ने कहा, पटना लिट्टी चोखा खाने गए थे क्या? वक्ता थे जिन्होंने कहा, एक मिनट में अपना पूरा कर लूं। यही लोग हमें कहते हैं कि जी हम बीजेपी की बी टीम है, और यही बीजेपी वाले बैठे हैं जो कहते हैं कांग्रेस की बी टीम है। पहले तो ये दोनों इस बात को क्लियर करें कि हम हैं क्या, क्योंकि ये जानते हैं कि जहां भी हम पनपेंगे इनको खा जाएंगे। हमने लिया पवन जी, दिखाया है, इनके घर में घुस करके इनको मारा है। पवन जी सुन लिया ना? 41 लाख लोगों ने हमें वोट, इनके सहारे आगे बढ़ रहे हो, कह रहे जहां घुसे इनको खा लिया हमने, इनके घर में घुस के खाया है। 40 लाख लोगों ने हमें वोट किया है। आप सुन लीजिए पवन जी, ये इनकी बड़ी हार है। भाई तिलक भाई,
मैं 30 सेकंड में पहले इनकी बात को खत्म कर दूं। यही सब कारण हो रहे हैं जो अभी तक भी सारी चीजें क्लियर नहीं हो रही। केजरीवाल जी बार बार कह रहे हैं कि हमें बताया क्यों नहीं है, अभी तक बता क्यों नहीं रहे। हाँ। ये रीजन यही हो रहे हैं इनकी तरफ से कि जो इनकी जवान आम आदमी पार्टी के लोगों की जो इस तरह से तलखियां हैं, हाँ। वो चीजों को खराब करती है, पहली बात। अब चौहान साहब की बात पे आता। चौहान साहब जो शांति के प्रति कबूतरों का उपहास उड़ा करके हिंसा के प्रति चीतों के लिए बोल रहे थे, इनको जरा ये बात याद दिलाती थी कि चीते बच्चे कितने हैं जिनको ये लेकर के आए थे। बातें जो कर रहे हैं यूसीसी या जिस 370 में बातें, आपको पता है एनआरसी में, तिलक भाई मेरी और आपकी कई दफा डिबेट हुई एनआरसी के ऊपर। एनआरसी इनके ऊपर उल्टा पड़ गया, उसी तरह यूसीसी पड़ने वाला है। 14 में हम जमीन छोड़ के आ गए थे, आपके जैसे नहीं है कि चाइना में जमीन छोड़ के आ गए थे, चाइना को जमीन दे के आ गए थे। आपके जैसे नहीं है, आंख में आंख डाल के हम लोग जवाब देते हैं, ऐसा नहीं है। अंग्रेजों के मुखबिर कौन थे? अंग्रेजों के मुखबिर कौन थे ये बताइए ना। तो तिलक भाई की डिबेट है, मैं थोड़ा डेकोरम बना के रखना चाहता हूँ, इसलिए बीच में ना बोले। मैं किसी के बीच में नहीं बोल रहा हूँ। तो चौहान साहब आपसे भी अनुरोध है कि बीच में ना बोले, क्योंकि बीच में बोलना हमें भी आता है ना। हम भी यहीं के और आप भी यहीं के, तो सेम भाषा है हमारी आपकी, तो सारे शब्द हमारे आपसे सेम है, तो कोई फायदा नहीं उस चीज को। और व्यूअर्स का भी दिमाग खराब होता है, टाइम खराब होता है। मैं सबसे बड़ी बात बोलूं, यूसीसी का वही हसर होने वाला है तिलक भाई, जो एनआरसी का हुआ। रीजन क्या है? एज ए लॉयर भी मैं आपको बताऊं कि अभी तक ड्राफ्ट भी तैयार नहीं। तिलक भाई कोई चीज होती है जो 19, ये ऐसा नहीं कि यूसीसी को अभी बोला गया है, यूसीसी शुरू से ही है कि हाँ एक सही एक प्लेटफॉर्म पर लाकर लोगों को कंसेंसस बना के यूसीसी लाना चाहिए। हम भी इसको कह रहे हैं कि लाना चाहिए, लेकिन आप देश की परिस्थितियों को, ज्योग्राफिक सिचुएशन को देख करके लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर ला करके तो बनाइए। आपको ड्राफ्ट तो बताइए कि आपने तैयार क्या किया है ड्राफ्ट। आप उस ड्राफ्ट को लेकर के आइए, ड्राफ्ट पब्लिक के सामने रखिए, फिर लोगों की राय लीजिए। 2018 में लॉ कमीशन ने बोल दिया था कि ये नॉन डिजायरेबल है, इसकी जरूरत नहीं है। 2019 में पुलवामा हो जाता है, इनको जरूरत नहीं पड़ती उसकी। अब फिर इनको दिखता है कि 23 में कि 24 में भैया हमारे पास तो कुछ है नहीं कहने के लिए, अब यूसीसी ले आओ। यूसीसी में भी इस तरह से करेंगे और एनआरसी की तरह से फिर ये मुंह की खाएंगे। ये देख लीजिएगा आप, क्योंकि अभी आपको लगता है कि आपकी गलतियों का फायदा बीजेपी उठा रही है? नहीं, देखिए मैं तिलक भाई कल भी एक डिबेट में था, मैंने ये बात बोला। विगत में एक चीज ध्यान रखिए कि आज भी हम जो ये डिबेट कर रहे हैं, डिबेट जब देखेंगे तो हमें ऐसा लगेगा इसमें कुछ कमियां जरूर रह गई थी। अच्छाइयां और बुराइयां हमेशा पास्ट में होती है, हम उन कमियों को दूर करके आगे की तरफ आप बढ़े। मेरे सवाल को घुमा गए। मैं इसलिए आपकी काबिलियत का कायल हूं। मैंने आपसे पूछा कि कांग्रेस की गलतियों का फायदा क्या बीजेपी उठा रही है कि नहीं। मैंने ये सवाल क्यों किया? आपने कहा कि यूसीसी का समर्थन हम करने के, ड्राफ्ट तैयार हुआ नहीं हुआ, ड्राफ्ट तैयार करने में वक्त नहीं लगता, आप जानते हैं। जैसे कि नेहरू शासन काल में क्या हुआ, हिंदू कोड बिल आएगा, विरोध हुआ संतों का, लेकिन उन्होंने कहा ना, उन्होंने कहा कि भैया, बोले मुसलमानों वाला मामला बाद में, बोले वो बाद में, पहले ये लागू करें फिर करेंगे। उसके बाद से लेकर आज तक हुआ पवन जी, सरकारें आपकी भी आई, नहीं हुआ ना। मैं वही बता रहा हूं, बड़ा ही तो कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है ये। आप तो तिलक भाई इस चीज को पढ़ते भी हैं। हमारे यहाँ हिंदुओं में ही 3000 से ज्यादा जातियां और उपजातियां हैं, और इस देश का एक बहुत बड़ा परसेंट, लगभग 30% आदिवासी एरिया है, जहां उनके खुद के आस्थाएं हैं, खुद के ट्रेडिशन है, खुद के कल्चर है, जो और किसी को आगे आने भी नहीं देते, उस पर इंटरफेयर नहीं करने देते। अब कहीं तो किसी, देखिए वही चीज कांग्रेस के टाइम पे हुई, एक कंसेंसस नहीं बन पाया, और वो इसीलिए अभी तक फलीभूत नहीं हो पाई। सिर्फ यही वजह है कि किसी हाँ, मैंने कहा ना, आप किसी आदिवासी संगठन ने कोई आपसे संपर्क किया और कहा खड़गे जी नहीं, ये गलत है और प्लीज इसको रुकवाओ? नहीं, ना बिल्कुल नहीं, किसी ने भी नहीं बोला ना। हम ये बात कह ही नहीं रहे, मैं भी नहीं बोल रहा हूं। अब मेरी सुन लीजिए, हाँ। मेरा कहना ये है कि आप एक ड्राफ्ट तो तैयार करके लाएंगे। आपने मुझे आज डिबेट के लिए बुलाया, तो आपने दिया ना, मुद्दा 2024 का है, हाँ। आपने पॉइंट तो मुझे दिया ना, अब मैंने उसके हिसाब से तैयारी अच्छा, की। अगर आप कह रहे हैं ड्राफ्ट, अच्छा चलिए ठीक है, मैं आपकी बात मान गया। जैसे इन्होंने 370 को लेकर फैसला लिया, ये ठीक वैसे ही फैसला ले तो रोक लोगे इनको? हाँ, बताओ। रुक जाएगा, आप रोक लोगे? रुक जाएगा, हाँ रुक जाएगा। रीजन क्या है? देखिए क्या है, हर चीज का अभी 370 ऑलरेडी एक धारा लगी हुई थी, जिसको इन्होंने हटाया था, बहुत अलग है। हाँ। यूसीसी का ना ड्राफ्ट तैयार है, ना लॉ कमीशन। मैं कह रहा हूं ड्राफ्ट आपको मालूम है रातों रात तैयार हो जाता है। आपसे मैंने पूछा अगर ये कर लेंगे रोक लोगे आप? उसके बाद क्या, व्हाट नेक्स्ट? बस वही बात है कि तुम्हें गुमान है कि साहिब आलम तुम हो, इसलिए फरमान मुकम्मल हो। ये आपकी सरकारों में भी होता था। तो ये तो ना, आप
उदाहरण बताइए मुझे, मैं उदाहरण के साथ बात करता हूं दीक्षित जी। जी बताएं। रातों रात तय हुआ था कि इमरजेंसी लगेगी, राष्ट्रपति को भी मालूम नहीं था। तो देखिए पब्लिक ने क्या कहा, उसका क्या किया पब्लिक ने? हुआ था ना, इस देश पब्लिक ने क्या किया आप उसका देखिए। और आज कांग्रेस पार्टी इस बात को बोलती है कि ये होती है। आप मुझे ये कहेंगे कि आपकी, आप छोड़िए, मैं कह रहा हूं कि दुनिया को अलग रखिए, देश की बात करें। आप कांग्रेस में देश की बात करिए ना, इंदिरा गांधी से बड़ा कोई नेता आया? नहीं आया ना, बिल्कुल नहीं आया ना। जब तक मोदी जी, आप फैसले लेने की बात थी तो राष्ट्रपति को ही मालूम नहीं था इमरजेंसी लगेगी। रात को उनको उठाया, बोले कि नहीं इमरजेंसी लग गई, साइन करिए। बिल्कुल वो दुर्भाग्यजनक था। और 1 साल के अंदर ऐसा मत बोलिए ना कि हम नहीं करते। नहीं तो मैं बोल रहा हूं ना, आप बोलिए ना। हाँ। आप साहिब आलम हो, फरमान मुकम्मल हो, आप कर सकते हैं, लेकिन जनता इसका जवाब दे देगी। ठीक, जनता ने वही जो 77 में हुआ, चौहान साहब, कांग्रेस उस वक्त एक्सेप्ट करती है। मैं वही कह रहा हूं ना सर, आप कह रहे हो नहीं हम तो फिर अगर वो कर लेंगे तो फिर आप रोक नहीं सकते ना। पार्टी है तिलक भाई, डेमोक्रेटिक पार्टी है, हम नई चीजों को समझते कि तानाशाही तरीके से देश चलना चाहिए, और हमारी वही सोच है। ठीक, ओके चौहान साहब प्लीज क्विक रिएक्शन, फिर उसके बाद रविंद्र, डॉक्टर धनुज आपके पास आऊंगा। चौहान साहब जवाब दीजिए। सबसे मेन बात यह है चावला जी, जो 2024 की हमारी बात हो रही है, विपक्ष आज इस चीज की लड़ाई कर रहा है कि विपक्ष का में कौन बैठेगा, कौन चेहरा बन के बैठेगा। ये लड़ने की बात कर रहे हैं, जीतने की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सोच भी नहीं सकते ये लोग। क्योंकि जनता जो है वो आज पढ़ी लिखी है, 79% हम लोग साक्षर हैं, और 79% साक्षर होने के बाद ये जनता बहुत अच्छे से जानती है कि हम उसी को लाएंगे जो एक स्टेबल सरकार दे सकती है, जो कि हमारे देश के हित में हो। ये जितना भी एकजुट हो जाए, लेकिन जनता सिर्फ और सिर्फ देश को देखती है कि देश के लिए आज कौन सही है। इस वजह से इनके विपक्ष का ही चेहरा तय नहीं है। हाँ। तो आगे तो बहुत दूर की बातें हैं। जो आपको कोई कंफ्यूजन है विपक्ष के चेहरे को लेकर? विपक्ष के चेहरे को, उनको खुद को कंफ्यूजन है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है रविंद्र जी, कुछ ऐसी कंफ्यूजन है क्या विपक्ष के चेहरे को लेकर? रविंद्र जी, रविंद्र जी मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही है सर, आ रही है। मैं पूछ रहा हूं कोई विपक्ष के चेहरे को लेकर कंफ्यूजन है क्या? देखिए जो विपक्ष का चेहरे वाली बात है, हाँ, अभी क्योंकि एक मीटिंग हुई है, हाँ, आगे बैठकें होंगी, उसमें ये चीजें तय की जाएंगी। भारतीय जनता पार्टी के पास भी सभी राज्यों में कहीं भी चेहरा नहीं होता। ये भी चुनाव लड़ने के बाद चेहरा तय नहीं, मैं लोकसभा की बात कर रहा हूँ ना। आप लोकसभा की भी बात करें, ठीक है। मोदी जी तो इसलिए चेहरा है कि वो प्रधानमंत्री है। अच्छा, मतलब चेहरा क्लियर नहीं है अभी विपक्ष में? देखिए ऐसा होता है, विपक्ष में चेहरा तभी तो क्लियर होगा जब बैठकें होंगी सब। नहीं, आप राष्ट्रीय पार्टी बन गए हैं, आपको तो पता ही होगा, आप राष्ट्रीय पार्टी बने, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ। देखिए ऐसा है, ये चीजें तय करने वाली होती हैं, ये राष्ट्रीय स्तर की चीजें हैं। और अच्छा, केजरीवाल चेहरा है कि नहीं? बिल्कुल है सर, चेहरा है। ओके, बिल्कुल चेहरा है। और उनकी नाक में दम किया हुआ है, इनकी नाक में दम किया हुआ है, इनकी छाती पे बैठ करके दाल मूंगने का काम किया है। ये जो हंस रहे हैं ये भी जानते हैं, ये रोकना चाहते हैं आम आदमी पार्टी का रथ, लेकिन वो ठीक, क्या वाकई में ना चेहरों का आपने जिक्र किया, बातों से नहीं चलता। आज सब शायर हैं तो मैं भी एक है, शायरी तो नहीं आती मुझे, मैं शायर तो नहीं, मगर डॉक्टर धनोज ने जो शायरी वाला जिक्र किया, दिल को देखो चेहरा ना देखो, चेहरों ने लाखों को लूटा है। सब चेहरा लेकर सामने है कि ये हमारे वाला भी, हमारे वाला भी। ये कोई फेयर एंड लवली कंपटीशन नहीं है। नहीं डॉक्टर धनुज, ये चेहरे वाला मसला जो है, आप कह रहे हैं कि देखो ऐसे में तो फिर केजरीवाल जी कोई बुरे थोड़ी ना है, वो कह रहे हैं कि हमारे पास भी चेहरा है। डॉक्टर धनुज जी बिल्कुल, अगर इजाजत हो तो मैं अपना ही एक पुराना शेर कह देना चाहता हूं, क्योंकि मुझे लगता माकूल है, वातावरण कुछ अच्छा है। तो देखिए, जब बात हो रही है कि 2024, तो वो मुझे लगता है कि बोल देना चाहिए, क्योंकि यहाँ लोग आज सब मेरे बातों को थोड़ा सा देंगे तरजीह। क्यों देंगे तो मैं कहना चाहता हूँ, इस पार रहो या उस पार रहो, इस पार रहो या उस पार रहो, अपनी मुसीबत के खुद ही मददगार रहो।
सांप का काटा जहर फिर भी उतर सकता है, सांप का काटा जहर फिर भी उतर सकता है, दोस्त न डसले इसलिए खबरदार रहो। ये जो अपोजिशन वाले हैं, किसको, पवन जी को कह रहे हो आप? मैं क्या, आप देखिए, एक तो चेहरा है, बाकी चेहरों पे बात हो रही है। मैंने शुरुआत ही किया चेहरों पे। हाँ, ये लोग आपस में अभी कह रहे थे, आपने पूछा, आपको बोला आम आदमी नहीं पार्टी तो के आप हमारे कह रहे हो मित्र कि ने। दोस्त डस देगा, किसको कह रहे हो आप? वही तो आप, उन्होंने क्या कहा, मैं घर में घुस के खा जाता हूं, हाँ, घर में घुस के खा जाता हूं। तो इसलिए मैंने कहा कि आज विपक्ष में यही चर्चा है कि तुम मुझे न डस लो, मैं तुझे न डस लूं, हाँ, इसलिए खबरदार रहो। मिलना जुलना तो हर जगह होता है, मिलने से अगर सत्ता मिल जाती तो 2019 में भी मुलाकात हुआ था, वो भी हाथ उठा के, लेकिन नतीजा क्या निकला? मेरा कहना है, देखिए, आप कह रहे हैं चावला जी मुद्दा, मैं कहता हूं कि जब भी चुनाव आता है मुद्दा कौन हो जाता है, लोगों को दिखने लगता है कि अच्छा कौन, सच्चा कौन, भला कौन, काम सबसे ज्यादा कौन करेगा, सबसे ज्यादा मजबूत कौन है, टिकाऊ कौन है। लोग सीमेंट भी खरीदने जाता है ना, लोग ईट सीमेंट भी खरीदने जाता है चावला जी, तो वो दुकानदार से 10 बार पूछता है कि यह चलेगा कब तक, यह मजबूत कितना है। आज मैंने कहा ना, हमारे देश में, भारत में, राजनीतिक परिवेश में बच्चे भी सजग हो गए, वो भी अपने माँ बाप को कहते हैं कि वोट भी संभल के देना, नेता भी संभल के चुनना। और ऐसे में उनका इशारा होता है स्ट्रांगनेस का, मजबूती का, अच्छाई का, चाल चरित्र चेहरा का, देशभक्ति का, देश को मजबूती का। ठीक, पवन जी रिएक्ट करना चाह रहे, फिर मैं चौहान साहब आपके पास आ रहा हूं। वो कह रहे विश्वास ही नहीं है आप लोगों में। मैं तो पहले ही बोल चुका हूँ, धनोज जी तो किस अफीम में खाए हुए बैठे हैं राष्ट्रवाद की, इन्हें तो पता नहीं मकान खरीदना है, सामान खरीदने की बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। देश के लिए प्रधानमंत्री चाहिए कि इन्हें रेसलर चाहिए? खली को बना दो यार, टिकाऊ भी है, मजबूत भी है, सब कुछ है और सबसे तगड़ा आदमी है। अरे भैया, दिमाग लगाने वाला आदमी चाहिए जो इस देश के बारे में सोचे, अदानी अंबानी के बारे में ना सोचे, स्मार्ट सिटी जैसी चीजें, आदर्श गांव जैसी चीजें, बुलेट ट्रेन जैसी चीजों के बारे में सिर्फ बातें ना करे। 40 साल की भयंकरतम बेरोजगारी से गुजर रहा है देश, इनको भी ध्यान रखे, शर्म आनी चाहिए। 80 करोड़ आदमी आज की 5 किलो राशन के मोहताज है। बेशरम लोगों को ये भी पता होना चाहिए, 80 करोड़ आदमी, बेशरम लोगों को ये भी पता होना चाहिए 23 करोड़ गरीब थे, 40 करोड़ से ज्यादा हो गए। चौहान साहब ने खुद बोला 40 करोड़ ज्यादा गरीब है। बेशरम लोगों को पता होना चाहिए अकाउंट खोलने से कुछ होता है। बेशरम लोगों को अकाउंटों में तो कुछ पैसा होना चाहिए। लोग आज ट्राई कर रहे हैं, परेशान है। हिंदू मुस्लिम लोगों को लोगों ने अफीम खिला करके देश चलाना क्या होता है, नीति इनकी फेल हो चुकी, गृह नीति इनकी फेल हो चुकी, विदेश नीति इनकी फेल हो चुकी, मणिपुर चल रहा है। आप मैडम आइए कि कांग्रेस ने क्या किया, मणिपुर में एक शब्द नहीं बोलूंगा। जम्मू कश्मीर में कितने ब्लास्ट हो चुके हैं, कितने सैनिक हमारे शहीद हो गए, कितनी चूड़न हो गई, लेकिन सैनिकों के लिए नहीं बोलूंगा। कांग्रेस और उसके अलावा कोई अपना ये कहने के लिए नहीं है कि मैंने देश में ये काम किया। मैं चैलेंज करता हूँ भाजपा के प्रवक्ता और भाजपा के समर्थक को, मुझे 3 काम इस देश के विकास के रूप में बता दे जो मोदी जी ने शुरू करके खत्म कर दिए, शुरू करके खत्म कर दिए। एक मिनट प्लीज, एक मिनट डॉक्टर धनोज, हमला करते हो डॉक्टर धनोज, कोई नेता, इनको पूछिए। डॉक्टर धनोज मुद्दा नहीं है, प्लीज एक मिनट डॉक्टर धनोज, प्लीज एक नहीं, ये पर्सनल मेरे पे ज्यादा अटैक कर रहा है। इनके कौन नेता को 172 सीट ले आएगा? मैं ताल ठोक के चैलेंज करता हूं, दम है, दम है। डॉक्टर धनोज क्यों अपना बीपी बढ़ा रहे हो आप? बीपी नहीं बढ़ा रहा हूं, एक मिनट, ये कहते हैं कि हमारे पार्टी का नेता त्याग किया, तपस्या किया। क्या त्याग किया, तपस्या? डॉक्टर धनोज आप भी मेरे मित्र हैं, पवन जी भी। आप एक मिनट, पार्टी विचारधारा ठीक है अपनी अपनी जगह, आराम से पानी पीजिए। एक मिनट, डॉक्टर धनोज का ऑडियो नीचे आप, डॉक्टर धनोज पानी पीजिए आराम से, आप भी मेरे मित्र हैं। एक मिनट रुकिए। चौहान साहब, चलिए ये बहस तो चलती रहेगी। एक और अहम मुद्दा जो बीच में छूट गया, और दर्शक ने अभी क्योंकि लाइव में कमेंट किया तो मैं इसलिए पूछ रहा हूं। चौहान साहब, टमाटर खाते हैं क्या? जी बिल्कुल खाते हैं। खाते हैं, अच्छी बात है, खाना चाहिए। ये महंगाई मुद्दा है कि नहीं? देखिए,
टमाटर अगर महंगे हो गए हैं या सस्ते हो गए हैं तो आप ये भी देख लीजिए कि जो 180 करोड़ वैक्सीन लगाई गई है वो कहां से आई। अच्छा, 180 करोड़ वैक्सीन कहां से आई थी? तो इसलिए टमाटर 150 रुपए बिक रहा है। मेरी बात सुन लीजिए चावला जी, आप किसी एक चीज को लेके 99 चीजों को बदनाम नहीं कर सकते हैं। हाँ, ये बात मैं आपकी बात से सहमत हूँ। चौहान साहब एक मिनट, अच्छा एक मिनट, महंगाई है कि नहीं चौहान साहब? मेरी बात, हाँ, एक मिनट, सबका ऑडियो नीचे रहेगा प्लीज, सबका ऑडियो। ये बहुत ही अच्छा सवाल आपका, महंगाई है कि नहीं। तो मैं आपको बता दूं, आप इन्फ्लेशन के आंकड़ों को निकाल के देख लीजिए। हाँ। आज जो इन्फ्लेशन हो रहा है, जो दर है, वो 11 साल में डबल हो रहा है। सर मैंने पूछा महंगाई है कि नहीं? सुनिए मेरी बात, मैं वही उसी की बात बोल रहा हूँ। इन्फ्लेशन क्या होता है? महंगाई तो होती है ना। दूसरी बात मैं बोल रहा हूँ, महंगाई है मानते हैं आप? अरे मेरी बात तो सुन लीजिए, चावला जी, मैं उसी चीज का आंसर दे रहा हूँ, महंगाई का ही आंसर दे रहा हूँ। हाँ। महंगाई बोल रहे हैं, मैं उसी चीज का आंसर दे रहा हूं कि 11 साल में इन्फ्लेशन, जिसको हम महंगाई बोलते हैं, जिसको मुद्रास्फीति बोला जाता है, वो 11 साल में डबल हुई है। ठीक है, 2014 में 82,000 इनकम पर कैपिटा था हमारे हिंदुस्तान में। आज है 1,76,000 इनकम पर कैपिटा। इसका मतलब क्या हुआ कि 9 साल में, मेरी बात सुन लीजिए, 9 साल में डबल हो गई इनकम, 1,76,000 हो गई। और अगर आपका इन्फ्लेशन 11 साल में डबल होता है और 9 साल में हमारी इनकम डबल होती है, तो इसको आप महंगाई बोलोगे? आप परसेंटेज पहले का भी दीजिए कि पहले तो क्या बोलते हैं। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि सबकी तनख्वाह जो है वो डबल हो गई, ये महंगाई नहीं है, राइट? नहीं, सुनिए मेरी बात सुन लीजिए, मैं ये बोल रहा हूं कि मुद्रास्फीति को आप अगर महंगाई बोलेंगे तो वो गलत है। क्योंकि मैं ये बोल रहा हूं कि आपकी इनकम हो गई 1,000 से 2,000, आपके खर्चे अगर 1,000 से 2,000 11 साल में होते हैं और आपकी इनकम 1,000 से 2,000 9 साल में होती है, तो इसको आप महंगाई बोलोगे? अच्छा, ये गजब मैथमेटिक्स है सर। एक मिनट, ये मेरे आंकड़े नहीं है। नहीं, आप ये कह रहे हैं महंगाई, इसका मतलब है ही नहीं देश में। कंप्यूटर उठा के देख लीजिए सर। कंप्यूटर सर, ये गूगल देवता की शरण में मैं नहीं जाता। मैं पूछ रहा हूं आपसे कि महंगाई है कि नहीं, बस इतना उत्तर दे दीजिए सर। मैं क्या बोल रहा हूं, ये मुद्रास्फीति है और उसके हिसाब से मेरे को मुद्रास्फीति नहीं मालूम सर। मैं सर इतना पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैं इतना पूछ रहा हूं आपसे महंगाई है या नहीं, मैं बस इतना उत्तर चाह रहा हूं। मैं ये बोल रहा हूं इनकम है कि नहीं है, डबल हुई कि नहीं इनकम? 9 साल में डबल अगर हुई है इनकम और महंगाई डबल हो गई 11 साल में, तो उसको आप क्या बोलोगे? क्या बोलोगे आप? और दूसरी बात ये सर, मैं वही पूछना चाह रहा हूँ, उसको क्या बोलूं? महंगाई नहीं है ना वो, जिसको महंगाई बोलोगे आप। जब इनकम डबल हो गई है और खर्चे डबल हो गए हैं, वो भी 11 साल में हो रहे हैं, और 9 साल में इनकम डबल हो गई, उसको महंगाई बोलोगे आप? अच्छा चलिए, महंगाई नहीं है। ओके, एक मिनट चौहान साहब एक मिनट। आपने कहा कि ये महंगाई नहीं है। आप कुछ प्लीज सुन लीजिएगा, पूरा मेरी रिक्वेस्ट है सर। मैं क्योंकि बहस नहीं करता, मैं चर्चा करता हूं, मेरी आदत है। पेट्रोल 60 वाला 97 हुआ, डीजल 50 वाला 90 हुआ, एलपीजी 400 वाला 1100 के पार हुआ, सरसों का तेल 52 वाला 200 के पार हुआ या 200 के करीब हुआ, दाल 70 और 80 वाली 180 पहुंच गई, दूध 36 वाला 66 पहुंच गया, आटा 21-22 रुपए वाला 44 रुपए किलो पहुंच गया, टमाटर 20 वाला 160 पहुंच गया। सर दावा तो यह तक कि कैंसर, हार्ट अटैक और बीपी, शुगर जैसी जो 900 दवाइयां हैं, उनके 12% तक दाम बढ़ गए, और आप कह रहे हैं कि महंगाई नहीं है सर। मुस्कुरा रहे हैं आप। 2014 के बाद जी आज 99.99% गांव में बिजली है। वो क्या है? हाँ। और उस समय ये नहीं थी। और उसके बाद जो आप 2014 में 13 किलोमीटर जो रोजाना सड़क बनती थी, आज 38 किलोमीटर रोजाना सड़क बनती है। वो क्या है? तो इसका मतलब महंगाई ही नहीं है। मेरी बात सुन लीजिए।
अगर ये चीजें बढ़ी हैं तो इनकम भी बढ़ी है। अच्छा। और इनकम बढ़ी है और इनडायरेक्ट आप अगर मान लीजिए पेट्रोल अगर मान लीजिए की कीमत बढ़ी है तो पेट्रोल की खपत भी कम हुई है। अच्छा। ये दूसरा पहलू आप देखना या तो बोलना सर भूल वो गए शायद। फिर वो कौन थे जो 400 रुपए में सिलेंडर उठा लिया करते थे? जो 400 रुपए में सिलेंडर उठा लिया करते थे वो उस समय की देश काल और परिस्थिति के हिसाब से सही था। क्यों सही था? क्योंकि 9 साल पहले। अच्छा, फिर ये दावा भी था कि सर 36 रुपए लीटर पेट्रोल मिलेगा, वो कौन थे फिर? अरे मेरी बात तो सुनिए मेरे भैया, मैं ये बोलना चाहता हूँ चावला जी कि आप 9 साल का 2014 के पहले 2003 में जो 9 साल का आप आंकड़ा उठा के देखेंगे उस समय 130 रुपए सिलेंडर था और उस समय उसके बाद 9 साल में 400 हो गया, मतलब 300% आपका बढ़ गया सिलेंडर। सर अब 1100 के पार पहुंच गया। हाँ नहीं, अब वही तो मैं बोल रहा हूँ। हाँ। लेकिन इनकम क्या पहुंची? इनकम क्या पहुंची? आप सभी चीजों को एक थाली में अगर मान लीजिए कि अगर चावल सस्ता हो गया है और दाल महंगी हो गई है, चटनी सस्ती हो गई है, पापड़ महंगा हो गया है, तो आप पूरी थाली को देखोगे ना। लेकिन सर 2014 से पहले आप ही कहते थे ना कि प्रधानमंत्री महंगाई का मां भी नहीं बोलते, याद है ना सर आपको? सुनिए, एनालिसिस था पहले के समय का, और अभी का एनालिसिस आप देख लीजिए तो हम बहुत ज्यादा हमने महंगाई नहीं बढ़ाई है। आप ओवरऑल देखेंगे तो ये अच्छा, तो मतलब महंगाई नहीं बढ़ी है? नहीं बढ़ी है। कहाँ बढ़ी है बताइए? मुद्रास्फीति हुई है, इसको मुद्रास्फीति बोला जाता है। अच्छा। और जो मैं ये बोल रहा हूँ कि 11 साल में चीजें डबल हुई है। मैं फाइनल कमेंट आपका दोनों का लूंगा, रविंद्र जी और पवन जी, लेकिन आपकी बात जितनी मैं समझ पाया, क्योंकि आज थोड़ा अलग मसला था, यूसीसी की बात सब कर रहे हैं, यूसीसी की बात सब कर रहे हैं, मगर यूएमसी की बात कोई नहीं कर रहा। यूएमसी मतलब समझ रहे हैं आप? यूनिफॉर्म महंगाई कोड, इसकी बात कोई नहीं कर रहा। सब जगह एक समान महंगाई, और आप कह रहे हैं महंगाई नहीं है। देखिए चावला जी, 1 नेशन 1 राशन कार्ड आपने किया, 1 नेशन 1 मार्केट हमने किया। वो क्यों किया? सर अब मैं फाइनल कमेंट ले लूं, आपको मैंने वक्त पूरा दिया चौहान साहब, क्योंकि आप सत्ता में है, पहली बार डिबेट में आए और मेरी आदत है सत्ता से सवाल पूछने की, इसलिए मैंने आपसे सवाल पूछे। खैर पवन जी, फाइनल कमेंट आपका, फिर 10 सेकंड रविंद्र जी आपके। पवन जी, देखिए अभी आपने खुद देख लिया, चौहान साहब खुद हिल कर गए, चौहान साहब खुद नहीं बता पाए। इतनी सारी बातें थी, समय नहीं है, मैं एक एक बात का काउंटर चौहान साहब से कर सकता था, लेकिन अब चूंकि समय नहीं है, नेक्स्ट टाइम जरूर बुलाइएगा चौहान साहब को और मुझे। और मैं सिर्फ यही बोलूंगा, यही सब बातें जो चौहान साहब के चेहरे पर कुछ थी और जुबान पर कुछ थी, क्योंकि जुबान पर वो कार्यकर्ता थे भाजपा के और चेहरे से वो भारतीय थे, और उन्हें भी पता है कि डिबेट के बाद में भाभी जी जरूर बोलेंगे, परिवार के सदस्य बोलेंगे कि तुम झूठ क्यों बोल करके आए महंगाई के बारे में। तो ये देश पूरा जानता है महंगाई की क्या हालत है। अच्छा, महंगाई मुद्दा, ओके रविंद्र, फाइनल कमेंट 10 सेकंड। देखिए, ये किसने कहा था बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार? ये किसने कहा था बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार? ये किसने कहा था बहुत हुआ किसानों पर अत्याचार? देखिए, जो लोग महंगाई का मुद्दा लेकर सत्ता में आए, जिसकी वजह से सत्ता में आए, आज उन्होंने 300 गुना महंगाई को बढ़ा दिया है। और जितनी बात चौहान साहब कर रहे थे, देखिए मैं इनसे इसलिए बुरा नहीं मान रहा हूँ क्योंकि एक जो शब्द होता है अंधभक्ति, वो मुझे लगता है ये समझ रहे होंगे। रविंद्र जी, वक्त इजाजत नहीं दे रहा, लेकिन आपने कहा किसने क्या कहा था? चलते चलते एक वाक्य आपका याद आ गया मुझे। पवन जी, आपके काम भी आता, अगर आप, क्योंकि आप वकील भी हैं, क्योंकि आप जानते होंगे, इनकी पार्टी के नेता कुछ सीख लो आप केजरीवाल जी से, आप लोगों को सीखना चाहिए। क्यों 2014 से पहले बोलते थे कि ये चोर, ये चोर, ये चोर, ये चोर, सब 100 चोर हैं ये, इनके सबकी जांच करवाओ जी। और फिर जो कोई मुकदमा करता था कहते कि माफीनामा जेब में निकालो, कौन से वाला? ये वाला। हाँ, बोले कि माफ कर दो जी, बात खत्म, आप हमारे छोटे भाई, सविनय निवेदन है कि माफी दे दो। आप लोगों को भी करना चाहिए था, राहुल जी को फंसा दिया बेवजह आप लोगों ने, माफी मांग लेते, कुछ सीखो केजरीवाल जी से, नहीं सीखते हो आप लोग पवन जी। तो इसलिए किसने क्या कहा, रविंद्र जी छोड़ो अब उस बात को, है ना, यह मसला कुछ और हो जाएगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर धन्यवाद, पवन जी, चौहान साहब और रविंद्र जी। बीपीआई मत करिए, थैंक यू सो मच, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।